नमस्कार मित्रों, देसी ट्यूशंस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं 9th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड न्यू सिलेबस पॉलिटिकल साइंस का 4th चैप्टर, जिसका नाम है द यूनाइटेड नेशंस UN। आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भरपूर शेयर कीजिए, कुछ डाउट्स हो तो नीचे कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। What are we going to learn in this chapter? The United Nations, an international organization, was established to ensure peace and security at the international levels. देखिए, इस चैप्टर में हम यूनाइटेड नेशंस यानी संयुक्त राष्ट्र संगठन के बारे में सीखने वाले हैं। इसका उद्देश्य क्या है? तो वैश्विक सतह पर शांति प्रस्थापित करना, सुरक्षा प्रस्थापित करना, ये इसका उद्देश्य है। इसके बारे में डिटेल्स आगे आएंगे। In the present chapter, we shall study its objectives, principles, structure and role in securing peace. इस चैप्टर में हम क्या सीखने वाले हैं? यूनाइटेड नेशन स्थापन करने के उद्देश्य क्या थे, इसके पीछे प्रिंसिपल्स क्या है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इसकी रचना कैसी है और इसकी भूमिका क्या रही है वैश्विक सतह पर शांति प्रस्थापित करने में। द यूनाइटेड नेशंस, अ बैकग्राउंड। Two world wars were fought at the start of the 20th century. Life and property were destroyed on a large scale in these wars. देखिए, 20वीं शताब्दी के शुरुआत में, अभी 21वीं शताब्दी चालू है, तो 20वीं शताब्दी के शुरुआत में ही दो विश्व युद्ध हुए थे, वर्ल्ड वॉर्स हुए थे, बहुत बड़े, और इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में जीवित हानि हुई थी, वित्त हानि हुई थी, यानी प्रॉपर्टी की भी बहुत डिस्ट्रक्शन हुआ था और लाइफ का भी बहुत डिस्ट्रक्शन हुआ था। इवन जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, अकेले सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ही ऐसा कहा जाता है कि टोटल जो विश्व की पॉपुलेशन थी उसमें से 3% लोग, 3% पीपल वेर डाइड इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर अलोन। तो एज अ रिजल्ट द लीग ऑफ नेशंस वाज एस्टेब्लिश्ड आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द यूनाइटेड नेशंस वाज एस्टेब्लिश्ड आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर आउट ऑफ अ रियलाइजेशन दैट देयर हैज टू बी अ मैकेनिज्म टू एस्टेब्लिश वर्ल्ड पीस। देखिए, तो क्या हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुआ, प्रथम विश्व युद्ध, तो उसके बाद लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की गई ताकि ऐसा भयंकर युद्ध बाद में ना हो। लेकिन लीग ऑफ नेशंस जो है असफल रहा और सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूनाइटेड नेशंस की स्थापना की गई। ठीक है, जब ये एहसास हुआ लोगों को कि ऐसा भयंकर युद्ध दोबारा ना हो, द लीग ऑफ नेशंस डिड नॉट सक्सीड एट ऑल। लीग ऑफ नेशंस बिल्कुल असफल रहा, उसके कारण सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ दोबारा। बट आफ्टर द यूज ऑफ द न्यूक्लियर वेपन्स इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द आइडिया टुक रूट दैट सच डिस्ट्रक्टिव वॉर्स शुड बी स्टॉप्ड एंड दैट इट इज द कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल नेशंस टू डू सो। लेकिन जब द्वितीय विश्व युद्ध में न्यूक्लियर बॉम्ब का प्रयोग हुआ, परमाणु अस्त्रों का प्रयोग हुआ, तब परमाणु अस्त्र बहुत ज़्यादा विनाशकारी होते हैं, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं। एक ही बॉम्ब में, न्यूक्लियर बॉम्ब में, उस समय के 1944 में तो एक शहर उड़ गया था पूरा, लेकिन आज के न्यूक्लियर वेपन्स इतने पावरफुल है कि पूरा हमारा एक स्टेट एक ही बॉम्ब में नष्ट हो सकता है, विनाश हो सकता है। तो सभी देशों को इस बात का एहसास हुआ कि इतने विनाशकारी युद्ध दोबारा नहीं होने चाहिए। तो अगर ऐसा नहीं होना चाहिए तो सभी देशों की यह जिम्मेदारी बनती है कि ये ना हो सके। द यूनाइटेड नेशंस वाज एस्टेब्लिश्ड आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर टू इंस्टिल दिस अंडरस्टैंडिंग अमंग ऑल नेशंस। तो ये जो जिम्मेदारी की भावना सभी देशों में उत्पन्न करने के लिए यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र संगठन की स्थापना की गई थी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। क्रोनोलॉजी ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। क्रोनोलॉजी यानी क्या होता है? घटनाक्रम जिसे कहते हैं, यानी सीक्वेंस ऑफ इंसिडेंट्स, यानी कैसे कैसे घटनाएं घटती गई जिसका रिजल्ट हुआ यूनाइटेड नेशंस की स्थापना। The Atlantic Treaty was signed between the Prime Minister of England, Sir Winston Churchill, and American President Franklin D. Roosevelt during the Second World War on 14th of August 1941। देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था 1939 में और वो चला 1944 तक। तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तभी इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल और अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, इन दोनों ने
एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट किया, ट्रीटी की, जिसका नाम था द अटलांटिक ट्रीटी 14 अगस्त 1941 को. According to this treaty, a decision was taken to set up a permanent mechanism to establish international security after the Second World War was over. इस ट्रीटी के अनुसार, इस एग्रीमेंट के अनुसार ये डिसाइड किया गया कि जब भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त होगा तब एक अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाया जाएगा, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाएगा जो परमानेंट होगी. Detailed discussions followed on this decision in 2 conferences among Allied powers in 1944 and 1945, and a draft of the treaty to establish an international organization was prepared. देखिए इस पर कई सारे चर्चाएं हुई, मीटिंग्स हुई, उस पर चर्चाएं की गई किन एलाइड पावर्स के बीच में. एलाइड पावर्स यानी देखिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है, दो ग्रुप ऑफ नेशंस, 2 टीम्स थी देशों के बीच, और उनके बीच में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था. एक ग्रुप था जिसका नाम था एक्सिस पावर्स. एक्सिस पावर्स में मुख्यतः जर्मनी, जापान ये देश थे, और दूसरा ग्रुप था एलाइड पावर्स. एलाइड पावर्स में मुख्यतः अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया ये देश थे. तो इन देशों का ग्रुप और जो एक्सिस पावर्स थे, एलाइड पावर्स वर्सेस एक्सिस पावर्स, इन 2 देशों के बीच में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, इन ग्रुप्स के बीच में. तो जो एलाइड पावर्स थे उनमें काफ़ी चर्चा हुई यूनाइटेड नेशन स्थापन करने के लिए 1944-45 में, और बाद में उस ट्रीटी का रूपांतरण हुआ एक डॉक्यूमेंट में. कई सारे डॉक्यूमेंट्स बनाए गए, कागजात बनाए गए, जिसमें उसकी भूमिका, उसका क्या स्ट्रक्चर होगा वो डिसाइड किया गया. एट सैन फ्रांसिस्को इन अमेरिका, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ 50 कंट्रीज ड्राफ्टेड द चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस आफ्टर डिस्कशंस. देखिए सैन फ्रांसिस्को अमेरिकन शहर है, एक नगर है, वहां पर 50 अलग अलग देशों के प्रतिनिधियों ने, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स ने चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस यानी यूनाइटेड नेशंस का जाहिरनामा, यानी उसमें डिक्लेयर किया गया कि यूनाइटेड नेशंस स्थापन करने के ये उद्देश्य होंगे, इसकी स्ट्रक्चर ऐसा होगा, ये सब बहुत डिस्कस करने के बाद उन्होंने बनाया, ड्राफ्ट किया. As soon as the war got over, the charter was signed on 24th of October 1945 and the United Nations was established. देखिए जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ तब 24th of October 1945 को इस चार्टर पर 50 देशों के रिप्रेजेंटेटिव्स ने साइन की और यूनाइटेड नेशंस की स्थापना हो गई. द यूनाइटेड नेशंस इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोवेरियन नेशंस. स्वतंत्र देशों की अंतरराष्ट्रीय संगठन है यूनाइटेड नेशंस. ठीक है. कैन यू टेल, डिड इंडिया पार्टिसिपेट इन द कॉन्फ्रेंसेस ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर? जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तब यस, इंडिया पार्टिसिपेटेड इन द कॉन्फ्रेंसेस टू एस्टेब्लिश द यूनाइटेड नेशंस. यूनाइटेड नेशंस स्थापन करने के लिए जो चर्चाएं हो रही थी, जो मीटिंग्स हो रही थी, ऑल्दो इंडिया वाज नॉट एन इंडिपेंडेंट कंट्री एट दैट टाइम, बट इंडिया ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन द डिस्कशंस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस एस्टेब्लिशमेंट. which day is celebrated as यूनाइटेड नेशंस डे? तो ऑफकोर्स स्थापना दिवस जो है यूनाइटेड नेशंस का 24th of October हर वर्ष मनाया जाता है यूनाइटेड नेशंस डे के तौर पर. द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, अभी यूनाइटेड नेशंस स्थापन करने के क्या उद्देश्य थे ये देखेंगे. द यूनाइटेड नेशंस इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. विश्व की सबसे बड़ी अंतरराष्ट्रीय संगठन है यूनाइटेड नेशंस. इन द बिगिनिंग ओनली 50 कंट्रीज वेयर मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस. शुरुआत में केवल 50 देश ही इसके सदस्य देश थे, लेकिन टुडे दिस नंबर हैज गॉन अप टू 193. अभी यूनाइटेड नेशंस के टोटल 193 मेंबर्स हैं. ऑल दीज मेंबर नेशंस कम टुगेदर ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ द यूनाइटेड नेशंस. सभी देश साल में एक बार एकत्रित आते हैं, सभी देश के राष्ट्र प्रमुख, और वो अपना रोल एक्सप्लेन करते हैं. ठीक है. The United Nations has its own definite objectives. Briefly, the United Nations takes up all necessary measures for establishing international peace. मुख्य उद्देश्य क्या है यूनाइटेड नेशंस का? कि अंतरराष्ट्रीय सतह पर शांति बनाए रखना. ठीक है, ये उसका मुख्य उद्देश्य है. और क्या उद्देश्य है? टू एस्टैब्लिश फ्रेंडली रिलेशंस अमंग नेशंस.
देशों के बीच में, जो कई सारे देश हैं अंतर्राष्ट्रीय सतह पर, वैश्विक सतह पर, उनके बीच में मैत्रीपूर्ण संबंध प्रस्तापित करना, ये इसका उद्देश्य है। टू एनहांस इंटरनेशनल सिक्योरिटी बाय सॉल्विंग इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स, अंतर्राष्ट्रीय सतह पर दो या अधिक देशों के बीच में जो भी झगड़े हैं वो शांतिपूर्ण तरीके से सॉल्व करने का प्रयास करना, ये इसका उद्देश्य है। इंटरनेशनल सिक्योरिटी, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा भी स्थापन करना। टू सेफ गार्ड एंड फॉस्टर ह्यूमन राइट्स एंड फ्रीडम, सभी नागरिकों को, दुनिया के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता प्राप्त होने का अधिकार देना, और जो भी मानवाधिकार है, जो बेसिक ह्यूमन राइट्स है, जैसे सभी को फूड मिल रहा है कि नहीं उसका केयर करना, सभी को एजुकेशन मिल रहा है कि नहीं उसका, सभी का स्वास्थ्य के बारे में प्रॉपर केयर की जा रही है कि नहीं, वो सब देखना, ये भी यूनाइटेड नेशंस का उद्देश्य है। Along with these, the United Nations also aim at enhancing economic cooperation at the international level. इसी के साथ साथ यूनाइटेड नेशंस क्या देखती है, अंतर्राष्ट्रीय सतह पर आर्थिक सहयोग, यानी दो देशों के बीच में, बहुत से देशों के बीच में इकोनॉमिक कोऑपरेशन बढ़ाना, अंतर्राष्ट्रीय सतह पर आर्थिक संबंध, आर्थिक सहयोग बढ़ाना। ठीक है। All member countries are bound by duty to respect the diplomatic privileges of sovereign nations, not to attack other countries and abide by international law and treaties. सभी देशों पर ये बाध्य होता है, बंधनकारक होता है कि सभी देशों ने बाकी स्वतंत्र देश जो है उन पर आक्रमण ना करना, और जो भी अंतर्राष्ट्रीय कानून है, अधिनियम है, जो भी एग्रीमेंट्स है, ट्रीटीज है, उनका पालन करना, ये बंधनकारक होता है। The United Nations is an organization created by the coming together of sovereign nations. ये जो यूनाइटेड नेशंस है, जो सभी स्वतंत्र देश है विश्व भर के, वो सभी एक साथ आकर उन्होंने ये यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन स्थापन की है। नेचुरली इट इज बेस्ड ऑन सर्टन प्रिंसिपल्स और रूल्स, तो ऑफ कोर्स इसके कुछ नियम हैं, इसके कुछ तत्व है, कुछ प्रिंसिपल्स है। दे आर ब्रीफली स्टेटेड एज फॉलोज, उसके क्या प्रिंसिपल्स है, क्या तत्व है स्थापन करने के, वो देखेंगे। प्रिंसिपल्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। फर्स्ट, all member nations will have the same status. There is no discrimination among nations based on geographical size, economic or military power. देखिए, एक देश चाहे वो कितना भी बड़ा हो एरिया वाइज, या चाहे कितना भी छोटा हो, चाहे कितना भी रिच हो, चाहे कितना भी गरीब हो, चाहे मिलिट्री उसकी कितनी भी स्ट्रांग हो, चाहे वो कितना भी वीक हो, लेकिन हर देश का जो लेवल है, दर्जा जो है, इक्वल होगा, समान स्टेटस होगा सभी देशों का। सभी देशों का वोटिंग राइट एक ही होगा। यानी हमारे देश में जैसे है, हमारे देश में कितना भी रिच व्यक्ति हो या कितना भी गरीब हो, कितना भी पावरफुल हो या कितना भी वीक हो, अनपढ़ हो या सुशिक्षित हो, उन सभी की वोटिंग की वैल्यू है केवल एक। वैसे ही यूनाइटेड नेशंस के जनरल असेंबली में सभी मेंबर नेशंस की जो वैल्यू होती है वो सिंगल होती है, वन होती है, सभी का दर्जा समान होता है। सेकेंड, ऑल मेंबर नेशंस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस शुड रिस्पेक्ट द फ्रीडम एंड जियोग्राफिकल यूनिटी ऑफ अदर मेंबर नेशंस। यानी सभी देशों ने, यूनाइटेड नेशंस के जो दूसरे देश है, उनके अखंडता का सम्मान करना चाहिए, उनकी जो भौगोलिक अखंडता है उनका सम्मान करना चाहिए, और उनकी जो यूनिटी है बाकी देशों की, उनका भी सम्मान करना चाहिए। यानी कोई भी देश जो है दूसरे देशों को तोड़ने का प्रयास नहीं करना चाहिए। थर्ड, ऑल मेंबर नेशंस शुड सॉल्व देयर इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स एंड म्यूचुअल डिफरेंसेस बाय पीसफुल मीन्स। जो भी मेंबर कंट्रीज है, जो भी सदस्य देश है, उन्होंने सभी ने आपसी जो झगड़े हैं दूसरे देशों के साथ, वो शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने चाहिए, युद्ध नहीं करना चाहिए जहां तक हो सके। कैन यू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस? कैन द यूनाइटेड नेशंस इंटरवीन मिलिटरीली इफ देयर इज अ सीरियस थ्रेट टू इंटरनेशनल पीस? अगर अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को, अंतर्राष्ट्रीय शांति को अगर बहुत गंभीर खतरा उत्पन्न होता है, तो यूनाइटेड नेशंस क्या मिलिटरी इंटरवेंशन यानी अपनी मिलिटरी भेजकर किसी देश को रोक सकता है? तो हाँ, जी हाँ, यस, United Nations can intervene militarily if there is a serious threat to the international peace. United Nations की अपनी मिलिट्री होती है, वो भेजते हैं
कोई अगर आक्रामक देश है, कोई बहुत अशांति फैला रहा है कोई देश, तो उसको रोकने के लिए। What steps have the United Nations taken to foster human rights and freedom? ह्यूमन राइट्स को एंड स्वतंत्रता को रिस्टोर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं यूनाइटेड नेशंस द्वारा? देखिए, ह्यूमन राइट्स यानी मानवाधिकार कौन से होते हैं? सभी को फूड का सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, यानी सभी को फूड मिलने का प्रयास करना। तो इसके लिए यूनाइटेड नेशंस जो गरीब देश है, अगर किसी देश में अकाल पड़ता है, ड्रॉट होता है या बाढ़ आती है, उससे खेती बर्बाद होती है, तो उनको फूड प्रोवाइड करने की सुविधा करती है यूनाइटेड नेशंस। और किसी देश में बहुत गरीबी है, बच्चों को शिक्षा नहीं मिल रही, एजुकेशन नहीं मिल रहा, तो उनके लिए एजुकेशन के लिए स्कूल्स खोले जाते हैं यूनाइटेड नेशंस द्वारा। ये सब किया जाता है। स्ट्रक्चर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। अभी देखिए यूनाइटेड नेशंस की रचना कैसी होती है, स्ट्रक्चर कैसा होता है। अभी देखिए यूनाइटेड नेशंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो नियरली किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं उसी की तरह यूनाइटेड नेशंस की भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं। जैसे हमारा जो देश है उसमें मुख्यतः 3 इंस्टीट्यूशंस होती है। पावर जो है 3 बॉडीज में डिवाइड की हुई होती है। पहला होता है लेजिस्लेटिव, दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव और तीसरा होता है जुडिशियरी। यानी पहला क्या होता है? लेजिस्लेटिव, यानी पार्लियामेंट। हमारे देश में संसद होती है, लोकसभा, राज्यसभा, ऐसे संसद होती है जहां पर इलेक्ट करके जाते हैं मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और वो लॉज बनाते हैं, अधिनियम कानून बनाते हैं। दूसरी बॉडी होती है एग्जीक्यूटिव, यानी गवर्नमेंट। हमारा जो शासन होता है, सरकार होता है, जैसे हमारा करंट मोदी गवर्नमेंट है जो देश को चलाते हैं, वैसे ही एग्जीक्यूटिव यानी यूनाइटेड नेशंस को चलाने के लिए एक एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होती है। और थर्ड होता है जुडिशियरी, यानी जैसे हमारा सुप्रीम कोर्ट होता है वैसे ही यूनाइटेड नेशंस का इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस होता है। इसके बारे में डिटेल्स आगे आएगी, चलिए देखते हैं। The United Nations Charter describes the structure and functioning of the organization. The United Nations has 6 मेन ऑर्गन्स, 6 मुख्य अंग होते हैं, 6 मुख्य विभाग होते हैं यूनाइटेड नेशंस के। फर्स्ट है जनरल असेंबली, ये होता है पार्लियामेंट की तरह। सेकंड है सिक्योरिटी काउंसिल, थर्ड है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, फोर्थ है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, फिफ्थ है ट्रस्टीशिप काउंसिल और सिक्स्थ है सेक्रेटेरिएट। ये होता है एग्जीक्यूटिव की तरह, यानी सरकार की तरह। देखिए यह है यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली। देखिए हमारा जैसे लोकसभा है, हमारे जो पार्लियामेंट है, वैसे ही इसकी रचना है। यानी हमारे लोकसभा के भीतर जैसे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट बैठते हैं और चर्चा करते हैं, उसी तरह यहाँ पर हर एक देश से एक रिप्रेजेंटेटिव बैठता है। यानी टोटल 193 मेंबर कंट्रीज है, यानी यहाँ पर टोटल 193 मेंबर्स बैठते हैं और जो अपना भाषण करने वाला है वो यहाँ आगे आकर यहाँ पर भाषण देता है। ठीक है। Apart from these 6 major organs, there are many affiliated organizations of the United Nations that help it in its functions. देखिए इन मुख्य 6 अंगों के अलावा और भी कुछ जुड़े हुए ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो यूनाइटेड नेशंस को अपना काम करने में सहयोग करते हैं। दे आर कॉल्ड स्पेशलाइज्ड एजेंसीज, उन्हें स्पेशलाइज्ड विशेष अंग कहा जाता है। वर्किंग इन स्पेसिफिक एरियाज, दे हेल्प डिफरेंट नेशंस इन दोज एरियाज। जो विशेष कामों के लिए बनाए गए हैं वो कुछ देशों के लिए, अलग अलग देशों के लिए उन विशेष क्षेत्रों में काम करने के लिए वो मदद करते हैं। द फॉलोइंग आर सम ऑफ दीज इंपॉर्टेंट एजेंसीज। उनमें से क्या है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO, यानी अंतरराष्ट्रीय मजदूर संगठन, यानी जो मजदूर होते हैं गरीब, जो काम करते हैं अलग अलग फैक्ट्रीज में या कहीं पर, उनकी आवाज उठाने के लिए, उनकी समस्याओं पर आवाज उठाने के लिए ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है। फिर है सेकेंड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO, यानी जैसे कि मैंने बताया अगर कोई गरीब देश है वहां पर उनके खाने की समस्या है, उनको प्रॉपर खाना नहीं मिल रहा, तो उनको अनाज सप्लाई करना सस्ते दाम में, ये इनका काम है। और एग्रीकल्चर में भी डेवलपमेंट करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। फिर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, इसका आपने करंट कोरोना की समस्या में आपने इसका नाम काफ़ी सुना होगा। तो ये जो संगठन है वो क्या करती है कि अगर कोई गंभीर समस्या आ रही है विश्व के सामने जो स्वास्थ्य से रिलेटेड है, हेल्थ से रिलेटेड, जैसे कोरोना का संकट था, तो उसके बारे में अपडेट्स देना, उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो देना सभी देशों को, ये काम करती है।
फिर वैक्सीन्स डेवलप करना, वैक्सीन्स देना गरीब देशों को सस्ते दामों में, पोलियो की वैक्सीन्स वगैरह ऐसे। वर्ल्ड बैंक, ये जो है वर्ल्ड बैंक जो है जो जागतिक बैंक है वो क्या करती है, गरीब देशों को सस्ते ब्याज दरों में, कम इंटरेस्ट रेट्स में जो है लोन्स अवेलेबल करवाती है। फिर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF जो है, जो गरीब देश है उनको उनकी डेवलपमेंट करवाने के लिए कुछ डोनेशन देती है, पैसे डोनेट करती है। यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड यूनिसेफ, ये जो है बच्चों के विकास पर ध्यान देती है। जो भी गरीब देश होते हैं उनके बच्चों के विकास पर ये ऑर्गेनाइजेशन ध्यान देती है, उनके अधिकारों के लिए भी आवाज उठाती है। फिर है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को। तो इसका क्या काम है, कल्चरल विकास करना, यानी अगर किसी देश की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट होते हैं, जैसे महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एलोरा केव्स है, वेरुल लेणी, या फिर अजंता केव्स है, उनको इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन देना, उनको जागतिक वैश्विक सतह पर उनको बताना लोगों को कि ये बहुत अच्छी जगह है। या अगर कोई कल्चरल बातें हैं तो उनका विकास करना, उनको प्रिजर्व करना। शिक्षा से रिलेटेड गरीब देशों के लिए स्कूल बनाने के लिए मदद करना, साइंटिफिक रिसर्च करने के लिए मदद करना, ये सब काम करते हैं। अभी देखते हैं जनरल असेंबली, ये जो ऑर्गन है उसके बारे में देखते हैं। जनरल असेंबली इज इक्विवेलेंट टू द पार्लियामेंट ऑफ एनी डेमोक्रेटिक कंट्री। ऑल द मेंबर कंट्रीज आर मेंबर्स ऑफ द जनरल असेंबली। जो 193 मेंबर कंट्रीज है वो सभी देश इसके मेंबर्स होते हैं जनरल असेंबली के। The position and status of all the countries, whether they are rich or poor, big or small, is the same। चाहे कितना भी बड़ा देश हो, चाहे कितना भी छोटा देश हो, कितना भी रिच हो, कितना भी पुअर हो, कितना भी पावरफुल हो, कितना भी वीक हो, सभी देशों की वोटिंग की वैल्यू एक होती है। केवल जनरल असेंबली में केवल एक वैल्यू होती है एक देश की, यानी टोटल कितने वैल्यूज होंगी, टोटल 193 कंट्रीज होंगे। ठीक है। एवरी ईयर द जनरल असेंबली मीट्स इन इट्स सेशन फ्रॉम सितंबर टू दिसंबर। जैसे हमारे संसद के सेशंस होते हैं, अधिवेशन होते हैं साल में 3 बार हमारे देश में, वैसे ही जो यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली होती है, महासभा, उसका सेशन साल में 1 बार होता है। ठीक है, सेशन अधिवेशन जो है 1 बार होता है। उस समय वो कब होता है, सितंबर टू दिसंबर के दौरान कभी तो होता है। और उस समय जो सभी देशों के जो मेंबर नेशंस है उन सभी के राष्ट्र प्रमुख या तो प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्राध्यक्ष वो क्या करते हैं, वहां पर जाकर अपना रोल अपना मत व्यक्त करते हैं, अपना भाषण देते हैं। During the session, the General Assembly discusses important issues like environment, disarmament, etc. तो इस दौरान जो विश्व के सामने, दुनिया के सामने जो चुनौतियां हैं उसके बारे में जनरल असेंबली में डिस्कशंस किए जाते हैं, चर्चाएं की जाती है। जैसे एनवायरनमेंट के बारे में, अगर पोल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग जो है उसके बारे में। डिसआर्मामेंट यानी क्या, निशस्त्रीकरण। निशस्त्रीकरण यानी क्या, अगर कोई देश युद्ध करने की तैयारी कर लिए, बहुत अगर वेपन्स बना रहा है तो उस पर कैसे नियंत्रण करना है, तो उस पर चर्चा की जाती है। द डिसीजंस इन द जनरल असेंबली आर टेकन बाय मेजोरिटी। जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं जनरल असेंबली में, महासभा में, वो मेजोरिटी वोटिंग से लिए जाते हैं। यानी 193 कंट्रीज होते हैं, टोटल मेंबर्स होते हैं, तो उसमें से 96.5, अभी 0.5 तो आधा वोट तो किसी का नहीं होता, इसलिए 97 से ज्यादा वोट्स पढ़ते हैं तो वो पास होता है, मेजॉरिटी से डिसीजन लिया जाता है। जनरल दीज डिसीजंस आर इन द फॉर्म ऑफ रिजोल्यूशंस। ये जो भी निर्णय लिए जाते हैं जनरल असेंबली में वो संकल्प के रूप में होते हैं, संकल्प के रूप में। यानी देखिए, हमारी जो पार्लियामेंट होती है, हमारी संसद जो मेजॉरिटी से निर्णय पास करती है, पारित करती है, वो निर्णय देश के सभी नागरिकों को फॉलो करने के लिए बंधनकारक होता है। यानी जो भी निर्णय हमारे संसद में पास किया जाता है वो कानून बन जाता है, अधिनियम बन जाता है, और उस कानून का, उस अधिनियम का पालन करना देश के हर एक नागरिक को बंधनकारक होता है। लेकिन जो यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली होती है, वहां जो निर्णय लिए जाते हैं वो लॉ नहीं बनते, वो कानून, अधिनियम नहीं बनते, बल्कि वो रिजोल्यूशंस के रूप में होते हैं, यानी संकल्प के रूप में होते हैं। यानी वो फॉलो करना, उसका पालन करना मेंबर कंट्रीज पर बंधनकारक नहीं होता।
वो कोशिश कर सकते हैं मेंबर कंट्रीज फॉलो करने का, लेकिन बहुत से कंट्रीज उसे फॉलो भी नहीं करते, ठीक है, बंधनकारक नहीं होता उसे फॉलो करना। दस द जनरल असेंबली ओनली पासेस रिजोल्यूशंस, इट डज नॉट मेक लॉज। तो जनरल असेंबली केवल संकल्प बनाती है, यानी क्या टारगेट्स है, क्या ऐसा होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ये बोलती है, ये पास करती है, लेकिन ये लॉज नहीं बनाती, यानी ये जो रिजोल्यूशंस पास करती है वो मेंबर कंट्रीज को फॉलो करना कंपलसरी नहीं होता। The significance of the General Assembly lies in being a platform for representatives of member nations to come together and discuss and make policy decisions on issues of global importance। तो जनरल असेंबली क्या होता है, यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाया जाता है, एक जगह उपलब्ध करवाई जाती है, स्थान, जहां पर जो मेंबर नेशंस है वो अपनी भूमिका बताते हैं कि जागतिक शांति प्रस्थापित करने में हमारी क्या भूमिका रही है, आगे क्या करेंगे, जो भी जागतिक समस्याएं हैं, वैश्विक समस्याएं, उनके ऊपर हमारी क्या भूमिका है और हम वो सॉल्व करने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं, ये बता सकते हैं वहां पर। फंक्शंस ऑफ जनरल असेंबली, अभी काम क्या करती है जनरल असेंबली? फर्स्ट, टू इलेक्ट द नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। देखिए आगे आएगा, सिक्योरिटी काउंसिल नाम का एक और ऑर्गन होता है यूनाइटेड नेशंस का, तो उसके 15 मेंबर्स होते हैं टोटल, उसमें से 5 जो होते हैं वो परमानेंट होते हैं, वो हमेशा के लिए मेंबर्स होते हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, और 10 जो होते हैं वो इलेक्ट करवाए जाते हैं 2 वर्षों के लिए। तो जो नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं उनका चुनाव करना, उन्हें इलेक्ट करना, ये काम होता है जनरल असेंबली के मेंबर्स का। यानी सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबर जो होते हैं 10, उनका इलेक्शन करवाना वो काम होता है जनरल असेंबली का। जैसे कि आपको मैं बताना चाहूंगा, अभी करंटली अभी जो इलेक्शंस हुए थे 2020 में, 2020 में, उसमें इंडिया हैज बीन इलेक्टेड एज द नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल बाय रिकॉर्ड ऑफ 184 वोट्स आउट ऑफ 193। यानी 193 मेंबर कंट्रीज में से 184 कंट्रीज ने हमें वोट किया है भारत को सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर बनने के लिए, और हम अभी बन चुके हैं। हमारा कार्यकाल शुरू होगा 1 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2023 तक ये हमारा कार्यकाल होगा। तो ये हमारी पॉपुलैरिटी दिखाती है, भारत सरकार ने, जो मोदी गवर्नमेंट है, उसने कितनी पॉपुलैरिटी गेन की है इंटरनेशनल लेवल पर, वो इसका निर्देशक है। ये दिखाता है कि हमें 184 वोट्स मिले। इतने वोट्स बहुत कम देशों को मिलते हैं, अभी तक तो किसी को नहीं मिले। सेकेंड, to choose the United Nations Secretary General and the judges of the International Court of Justice ICJ in consultation with the Security Council। देखिए यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली का और क्या काम है? सेक्रेटरी जनरल का चुनाव करना। सेक्रेटरी जनरल यानी क्या? हमारे देश में, हमारा देश चलाने के लिए जैसे प्राइम मिनिस्टर चुना जाता है पार्लियामेंट द्वारा, वैसे ही जनरल असेंबली सिक्योरिटी काउंसिल के साथ चर्चा करने के बाद जो है सेक्रेटरी जनरल, यानी यूनाइटेड नेशंस का प्राइम मिनिस्टर, यूनाइटेड नेशंस चलाने के लिए जो होता है एग्जीक्यूटिव चीफ, उसे बोलते हैं सेक्रेटरी जनरल। जैसे हमारे देश के चलाने के लिए प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वैसे यूनाइटेड नेशंस को चलाने के लिए, उसका काम चलाने के लिए सेक्रेटरी जनरल चुने जाते हैं। वो जो होते हैं वो जनरल असेंबली द्वारा सिक्योरिटी काउंसिल के साथ चर्चा करने के बाद चुने जाते हैं। और जजेस ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यानी जैसे हमारा सुप्रीम कोर्ट होता है, वैसे ही इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस होता है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। उनके न्यायाधीशों को अपॉइंट करने का काम भी जनरल असेंबली करते हैं। कब? इनके सिक्योरिटी काउंसिल के साथ चर्चा करने के बाद। ठीक है। थर्ड, टू पास द एनुअल बजट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। जो भी बजट है, देखिए हमारा एनुअल बजट जो होता है, सालाना बजट, वार्षिक बजट जो होता है, वो हर साल फरवरी एंड में या मार्च के शुरुआत में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जो है हमारी लोकसभा में खड़े होकर बताते हैं कि हमारा बजट कौन से बातों पर कितना खर्चा किया जाएगा वगैरह, ये सब बताते हैं। तो वो उसे कहते हैं बजट। तो वैसे ही हमारे देश का जैसे बजट होता है, वैसे ही यूनाइटेड नेशंस का जो बजट होता है वो पास किया जाता है जनरल असेंबली में। द हेडक्वार्टर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस आर एट न्यूयॉर्क। जो यूनाइटेड नेशंस का मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है।
ठीक है। इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश, चाइनीज एंड अरेबिक आर द ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। तो ये भाषाएं जो है जो ऑफिशियल आधिकारिक भाषाएं हैं यूनाइटेड नेशंस की, इंग्लिश भाषा, फ्रेंच भाषा, रशियन भाषा, स्पेनिश भाषा, चाइनीज और अरेबिक। अभी करंट गवर्नमेंट भारत सरकार जो है वो प्रयास कर रही है कि हिंदी भाषा को भी यूनाइटेड नेशंस की आधिकारिक भाषा बनाई जाए, ऑफिशियल लैंग्वेज बनाई जाए। सिक्योरिटी काउंसिल, देयर आर 15 मेंबर्स इन द सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल यानी सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल जो है उसके 15 मेंबर्स होते हैं टोटल। ऑफ देम 5 आर परमानेंट मेंबर्स व्हाइल 10 आर नॉन परमानेंट मेंबर्स। उनमें से 5 मेंबर्स जो होते हैं वो परमानेंट होते हैं, यानी वो हमेशा से मेंबर्स रहे हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, और अभी भी है वो, और फ्यूचर में भी रहने वाले हैं। उनका चुनाव नहीं होता, वो परमानेंट रहने वाले हैं वहां पर। और 10 जो होते हैं उनमें से उनका चुनाव किया जाता है, ठीक है, 2 वर्षों के लिए। द नॉन परमानेंट मेंबर्स आर चोजन एवरी 2 years बाय द जनरल असेंबली। जो नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं, टेम्पररी मेंबर्स, वो हर 2 वर्षों बाद जनरल असेंबली द्वारा चुने जाते हैं। अभी हमारा चुनाव हुआ है नॉन परमानेंट मेंबर के तौर पर जनरल सिक्योरिटी काउंसिल में, और हमारा कार्यकाल शुरू हो रहा है 1 जनवरी 2021 से। अमेरिका, रशिया, इंग्लैंड, फ्रांस एंड चाइना आर परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। ये जो 5 देश हैं, अमेरिका, रशिया, इंग्लैंड, फ्रांस और चाइना, ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर्स है, यानी उनका चुनाव नहीं होता, वो हमेशा के लिए मेंबर्स थे और रहेंगे। दे हैव द वीटो पावर, यानी पता चलेगा आगे, देखते हैं। फॉर एनी डिसीजन टू बी टेकन द एसेंट ऑफ ऑल 5 मेंबर्स एंड 4 नॉन परमानेंट मेंबर्स इज नेसेसरी। अगर सुरक्षा से रिलेटेड, वैश्विक सुरक्षा, ग्लोबल सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई भी निर्णय अगर लेना है, कोई भी प्रपोजल अगर पास करना है, तो ये 5 देशों का हाँ होना आवश्यक होता है। अमेरिका, रशिया, इंग्लैंड, फ्रांस और चाइना, ये 5 देश जब उससे हाँ कहेंगे, उस प्रपोजल को, उस प्रस्ताव को जब हाँ कहेंगे, तभी वो डिसीजन पास हो सकता है। अगर उनमें से एक भी देश, इन 5 देशों में से एक भी देश अगर ना कहता है कि हमें ये प्रस्ताव स्वीकार नहीं है, हमें ये प्रपोजल मंजूर नहीं है, अगर वो एक भी देश ना कह दे और 4 देश हाँ कह रहे हैं, फिर भी ये प्रपोजल पास नहीं हो सकता। इसे कहते हैं वेटो पावर, यानी इन 5 देशों को वेटो पावर है, यानी नकाराधिकार, नकार करने का अधिकार, ना कहने का अधिकार। इन 5 देशों में से एक भी देश अगर ना कह दे तो वो प्रपोजल पास नहीं हो पाता। इन 5 देशों की जब हाँ होती है तभी वो प्रपोजल पास किया जाता है, ठीक है। और 4 नॉन परमानेंट मेंबर्स का हाँ होना चाहिए। Even one of the 5 permanent members uses his veto, that is gives a negative vote, the decision cannot be taken. अगर 5 परमानेंट मेंबर्स में से एक भी देश अगर ना कहता है तो वो निर्णय पास नहीं होता, वो निर्णय नहीं लिया जाता, वो निर्णय रुक जाता है, ठीक है। उसे कहते हैं वीटो राइट, वीटो अधिकार। फंक्शंस ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, अभी सिक्योरिटी काउंसिल के फंक्शंस, काम क्या है। फर्स्ट, द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल इज टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। देखिए, सुरक्षा परिषद, जैसे नाम से ही पता चलता है, सुरक्षा परिषद का काम है अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना। यानी अगर कोई देश युद्ध कर रहा है तो उस पर युद्ध रोकने की प्रयास करना। The Security Council may suggest one among the following alternatives in situations of the international conflict. अगर अंतरराष्ट्रीय युद्ध परिस्थिति आती है, वॉर लाइक सिचुएशन आती है और वॉर शुरू भी होता है अगर इंटरनेशनल लेवल पर, तो क्या काम करती है ये सिक्योरिटी काउंसिल। एंड रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट एंड मेक एफर्ट्स टू एस्टेब्लिश पीस, जल्द से जल्द युद्ध को समाप्त करना और शांति प्रस्थापित करना, और इम्पोज इकोनॉमिक सैंक्शंस और टेक अ डिसीजन ऑफ मिलिट्री एक्शन अगेंस्ट द एग्रेसर नेशन। जो भी देश युद्ध कर रहा है, जो भी देश दूसरों पर आक्रमण कर रहा है और अंतरराष्ट्रीय शांति को खतरा उत्पन्न कर रहा है, उस पर आर्थिक पाबंदियां लगाना, इकोनॉमिक सैंक्शंस। आर्थिक पाबंदियां यानी क्या, वो देश जो भी चीजें उसको जो आवश्यक होती है चीजें वो इंपोर्ट करता है, वो देश उसे इंपोर्ट ना करना। जो भी चीजें उसे वो इंपोर्ट करता है बाकी देशों से, वो उसका सप्लाई रोक देना।
ये काम करना ताकि वो मजबूर हो जाए युद्ध रोकने के लिए। दूसरा है मिलिट्री एक्शन लेना, यानी जो भी आक्रमणकारी देश है, एग्रेसर नेशन है, उस पर मिलिट्री एक्शन लेना, यानी सेना भेजकर उसे रोकना। सेकेंड है टू प्रिपेयर पॉलिसीज फॉर आर्म्स कंट्रोल, यानी शस्त्रास्त्र स्पर्धा, शस्त्र प्रोडक्शन, जो वेपन मैन्युफैक्चर है उस पर कंट्रोल करना। उस पर कैसे कंट्रोल करना है, अगर कोई देश बहुत वेपन्स मैन्युफैक्चर कर रहा है तो उस पर कंट्रोल करना। थर्ड, टू प्ले अ joint role along with the General Assembly in the appointments of the judges of the International Court of Justice and the United Nations Secretary General। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा जनरल असेंबली के फंक्शंस में, तो सिक्योरिटी काउंसिल का काम होता है कि जनरल असेंबली को मदद करना, उन्हें सलाह देना, किन कामों में, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जजेस को अपॉइंट करने में, और ये है यूनाइटेड और सेक्रेटरी जनरल जो होते हैं उनका अपॉइंटमेंट करने के लिए जनरल असेंबली को सलाह देना। ये सबसे पावरफुल संगठन है जो यूनाइटेड नेशंस है, उसमें से ये सिक्योरिटी काउंसिल सबसे पावरफुल ऑर्गन है उसका। सजेशंस आर बीइंग मेड टू रिफॉर्म द सिक्योरिटी काउंसिल एंड मेक इट मोर डेमोक्रेटिक। अभी ये सुझाव दिए जा रहे हैं बहुत से देशों से कि बदलाव किया जाना चाहिए सिक्योरिटी काउंसिल में और उसे ज्यादा लोकतांत्रिक बनाना चाहिए। देखिए, सिक्योरिटी काउंसिल जो है यूनाइटेड नेशंस को स्थापन हुए 1945 हुए हैं, तो काफी 75 ईयर्स हुए हैं। तो अभी तो उस समय का ग्लोबल सिचुएशन, उस समय की वैश्विक परिस्थिति काफी अलग थी। अभी की वैश्विक परिस्थिति काफी बदल चुकी है, अभी ग्लोबल सिचुएशन जो है बदल चुकी है। तो अभी ये मांग उठ रही है कि सिक्योरिटी काउंसिल में भी उसके अनुसार बदलाव किए जाने चाहिए। यानी इंडिया ये मांग कर रहा है पर्टिकुलरली, और इंडिया के इस मांग को बहुत से देश सपोर्ट भी करते हैं। पर्टिकुलरली जो सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट जो मेंबर्स है, उनमें से 4 परमानेंट मेंबर अमेरिका, रशिया, इंग्लैंड, फ्रांस, ये भी इंडिया को सपोर्ट करते हैं, और बहुत से जो बाकी मेंबर्स है वो भी सपोर्ट करते हैं कि इंडिया को भी, भारत को भी सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनाया जाना चाहिए। ये जो भारत की मांग है, इसको सिक्योरिटी काउंसिल के 4 मेंबर्स, परमानेंट मेंबर्स, अमेरिका, रशिया, इंग्लैंड, फ्रांस, ये तो सपोर्ट करते ही है, और बहुत से नॉन परमानेंट मेंबर्स भी सपोर्ट करते हैं। तो भारत की ये प्रयास है कि परमानेंट मेंबरशिप मिले भारत को सिक्योरिटी काउंसिल की। इंडिया इज मेकिंग एफर्ट्स टू गेट, क्योंकि भारत ये विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेसी को तो मेंबरशिप होनी चाहिए। और दूसरी बात है, हम वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाले कंट्री है, तो इतनी बड़ी जनसंख्या को रिप्रेजेंटेशन तो मिलना ही चाहिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। और दूसरी बात है, हम इकोनॉमिकली भी काफ़ी पावरफुल है, हम एक रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार न्यूक्लियर पावर है। तो इसके कारण इंडिया की ये मांग है, और इससे काफ़ी देश भी सपोर्ट करते हैं कि हमें परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए सिक्योरिटी काउंसिल की। हमारा प्रयास जारी है। इंडिया इज मेकिंग एफर्ट्स टू गेट द परमानेंट मेंबरशिप ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर इस वीडियो में यहीं तक। आगे का पार्ट आगे के वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भरपूर शेयर कीजिए। कुछ डाउट्स हो तो नीचे कमेंट में पूछिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, आपका दिन शुभ जाए।